नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक औरैया चारों निगम, अपर पुलिस अधीक्षक औरैया दिगंबर कुशवाहा और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक औरैया चारों निगम ने बताया कि परिजन जो तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर युवक की मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। औरैया जनपद के बीला थाना क्षेत्र के मलहौसी का पूरा मामला बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है। जगदलपुर में पूछा, हिंदुओं की आबादी बढ़ी तो क्या वे अपने सारे हक ले लें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार की जातीय जनगणना को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है? मोदी ने जनता से पूछा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि अगर आबादी के हिसाब से हक मिलेगा तो क्या वह अल्पसंख्यकों को हटा देना चाहती है। अगर ऐसा है तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तानियों और आतंकवादियों की आएगी शामत। एनआईए ने बुलाई अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एटीएस चीफ संग मीटिंग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने खालिस्तानी और आतंकवादी गतिविधियों के साथ ही गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई करने के मकसद से एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आतंकरोधी बल एटीएस के चीफ भी शिरकत करेंगे। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रही इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह देश भर के एटीएस चीफ के साथ बैठक करेंगे। एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 के नाम से हो रही इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टरों के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में एनआईए चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, रो के चीफ सहित राज्यों के एटीएस के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक की खास बात यह है कि इस दौरान आईबी, एनआईए और एटीएस आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6। नेपाल केंद्र था, वहां 2 बार भूकंप आया, पहला 4.6 और दूसरा 6.2 तीव्रता का। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मंगलवार दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। इसका केंद्र नेपाल में था। बताया जा रहा है कि नेपाल में 2 बार भूकंप आया, पहला 2:25 पर आया जिसकी तीव्रता 4.6 थी, जबकि दूसरा झटका 2:53 पर आया जिसकी तीव्रता 6.2 रही। उत्तर प्रदेश में भी झटके महसूस हुए, इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। वहीं दोस्तों यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी झटके महसूस किए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुकदमों का ब्यौरा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश होने का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा अब तक न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है। साथ ही बेंच ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। रिपोर्ट में दावा, 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी, अभी कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद। जी हां दोस्तों, भारत ने कनाडा से उसके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। इन डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डेडलाइन के बाद इन 41 में से जो डिप्लोमेट भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बंद कर दी जाएंगी। कनाडा के भारत में करीब 62 डिप्लोमेट्स काम करते हैं। 10 अक्टूबर के बाद देश में केवल 21 कनाडाई डिप्लोमेट्स बचेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वियना कन्वेंशन में डिप्लोमेटिक रिलेशंस और विदेश में डिप्लोमेट्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में
में बताया गया है। इसके तहत डिप्लोमेट्स पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद वे इस अन्वेषण से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खूबसूरत दिखने का जुनून बना श्रीदेवी की मौत की वजह, बोनी कपूर ने 5 साल बाद बताया उस रात का सच। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी की मौत कैसे हुई, अचानक दुबई में ऐसा क्या हुआ जो उनकी जान चली गई। दोस्तों बताया गया था कि टब में डूबने से उनका देहांत हुआ था, लेकिन फैंस को ये वजह आज तक हजम नहीं हो पाई क्योंकि उनके परिवार में से कोई भी इस बारे में बोलने को राजी नहीं था। लेकिन अब पहली बार श्रीदेवी के फिल्म मेकर पति बोनी कपूर ने यह राज खोला है। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे वो हादसा हुआ और क्या थी उनकी मौत की असली वजह। दरअसल दोस्तों बोनी कपूर ने बताया कि वो आज भी श्रीदेवी को बेहद मिस करते हैं क्योंकि उन मोमेंट्स को देखने के लिए आज वे नहीं हैं जो वो हमेशा से चाहती थी। उनके कहने पर ही बोनी ने रीजनल सिनेमा में कदम रखा। बेटी जानवी कपूर की सक्सेस, छोटी बेटी खुशी कपूर का डेब्यू, बोनी ने बताया कि ये सब उन्हीं का सपना था। बोनी बोले, मेरी लगातार 6 फिल्में साउथ में रिलीज हुई, सब हिट हुई, लेकिन ये सक्सेस देखने के लिए श्री का यहाँ होना बहुत खलता है, ना होना बहुत खलता है, इसलिए मैंने उनकी ये फोटो यहाँ लगाई, लगता है वो यहाँ ही पर है। वहीं दोस्तों बोनी कपूर ने कहा कि उन पर शेप में रहने का जुनून सवार था, उन्हें अच्छा दिखने की चाहत थी। वो चाहती थी कि हमेशा शेप में रहे, चाहे ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन, वो अच्छी दिखती थी और वो हमेशा अच्छा दिखना चाहती थी। इसके लिए वो अक्सर अपने आप को भूखा रखती थी। वो कई बार क्रैश डाइट किया करती थी, नमक तक नहीं खाती थी, उस दौरान भी वो डाइट पर थी। जब से उनकी मुझसे शादी हुई थी तब से उन्हें कुछ मौकों पर ब्लैकआउट की समस्या हुई और डॉक्टर कहते रहे कि आपको लो बीपी की समस्या है, आप नमक खाया करें, चाहे वो सलाद पर हल्का सा छिड़क कर ही सही पर जरूर खाएं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी और उस दिन उनकी इसी आदत की वजह से उनकी जान चली गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना डेटा रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा 6 अक्टूबर को आपकी दलील सुनेंगे। आंकड़ों पर आज सीएम की सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय आपकी दलील सुनेंगे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बिहार सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने की बात कही थी। इधर बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 3 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें 9 दलों के नेता को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक सीएम सचिवालय में होगी। इसमें सभी दलों के नेताओं को जाति आधारित गणना के आंकड़े के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशियन गेम्स 2023, लवलीना ने बॉक्सिंग फाइनल में किया प्रवेश, तीरंदाजों ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, चीन के हांगझाओ में जारी एशियन गेम्स में खेलों के लिहाज से आज मंगलवार को प्रतियोगिता का 10वां दिन था। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किग्रा फाइनल में प्रवेश करके भारत के लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया, जबकि प्रीति महिलाओं के 54 किग्रा में कांस्य पदक के साथ हार गई। भारतीय तीरंदाजों ने मंगलवार को एशियाई खेल 2023 में देश के लिए स्वर्णिम दिन की शुरुआत की और कंपाउंड स्पर्धा में कम से कम 3 पदक पक्के किए। ओजस प्रवीण और अभिषेक वर्मा ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में फाइनल में जगह बना ली है। क्रिकेट में टीम इंडिया नेपाल के खिलाफ सीधे क्वार्टर फाइनल में नेपाल के खिलाफ 23 रन से क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज की पाकिस्तान वापसी के लिए फ्लाइट टिकट हुई बुक। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी होते हुए लाहौर पहुंचेंगे, 4 साल बाद देश लौटेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को 4 साल बाद लंदन से वापस लौटेंगे। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट के टिकट भी बुक कर लिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया एरी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज पहले लंदन से अबू धाबी पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ से वो लाहौर के लिए फ्लाइट बोर्ड करेंगे। नवाज 21 अक्टूबर को शाम करीब 6:25 पर लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट 243 का बिजनेस क्लास टिकट बुक किया गया है। फ्लाइट में नवाज के साथ उनके स्टाफ मेंबर, पर्सनल एडवाइजर डॉक्टर अदनान और सांसद इरफान सिद्दीकी मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीदरलैंड के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ा, टीम इंडिया को नहीं मिला प्रैक्टिस का मौका। जी हां दोस्तों, भारत और नीदरलैंड्स के बीच वार्म अप मैच बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। दरअसल इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। इस तरह वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया को प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिला। भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से बिना कोई गेंद फेंके मैच को रद्द करना पड़ा। इससे पहला मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच होना था, वह भी बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूर्य की रोशनी से दौड़ेगी कार, घर भी होगा रोशन। जानिए एलन मस्क का भारत को लेकर क्या है पावर वॉल प्लान। जी हां
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के निर्माता भारत में अपने वाहन को लॉन्च करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हाल ही में टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क में एक ऑफिस किराए पर लिया है। अब खबर आ रही है कि टेस्ला कथित तौर पर देश में बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने और बेचने की योजना पर काम कर रही है। एलन मस्क की कंपनी ने कथित तौर पर भारत में एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जिसे पावर वॉल के नाम से जाना जाता है, उसका प्लांट लगाने के लिए प्रपोजल दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े 2 लोगों के हवाले से बताया गया है कि टेस्ला ने अपने पावर वॉल सिस्टम के साथ भारत में बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव दिया है। ये सिस्टम रात के समय में सोलर पैनल और ग्रिड्स के माध्यम से पावर स्टोर करता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टेस्ला ने अपनी बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कुछ प्रपोजल की भी डिमांड की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार सनी देओल को लेकर फिल्म बनाएंगे आमिर खान, नाम लाहौर 1947। राजकुमार संतोषी डायरेक्टर होंगे। घायल घातक दामिनी को भी डायरेक्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान ने सनी देओल के साथ हाथ मिला लिया है। आमिर सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 को प्रोड्यूस करेंगे। 90 के दशक के फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। आमिर खान प्रोडक्शन ने मंगलवार 3 अक्टूबर को इसकी घोषणा की। सनी और राजकुमार संतोषी की बॉन्डिंग बेहद खास है। संतोष सनी को घायल घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट में डायरेक्ट कर चुके हैं। इन तीनों में सनी देओल के रोल को काफी पसंद किया गया था। आमिर खान प्रोडक्शन के हवाले से कहा गया कि इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने फिल्म लाहौर 1947 के लिए हाथ मिलाया है। उम्मीद करता हूं कि यह सफर शानदार रहे। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जानिए अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो उसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 65,512 पर बंद। निफ्टी भी 109 अंक टूटा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में 32% की तेजी रही। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 65,512 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 109 अंकों की गिरावट रही है। 19,528 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली। दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में 32% की तेजी रही है। एनएसई पर 157 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर एनएसई और बीएसई पर शेयर 20% प्रीमियम के साथ 143 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसका इश्यू प्राइस 119 रुपये था। दोस्तों आज एनर्जी, ऑटो, फार्मा शेयरों में बिकवाली रही, जबकि पीएसयू बैंक रियल्टी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। पीएसई मेटल और एमएफसीजी शेयरों में दबाव रहा। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 83.20 रुपये पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज फाइनेंस, एल&टी और टाइटन रहे, जबकि टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, आइसर मोटर्स और मारुति सुजुकी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। पियरे एगोस्टिनी, फेरेस और एने को मिला सम्मान। जी हाँ दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से भौतिक के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार इस बार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने लुइलिए को सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन 4 का अध्ययन करने के लिए प्रदान किया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने मंगलवार को स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। दोस्तों भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार की घोषणा का इंतजार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फुकरे 3 के आगे कमजोर पड़ी शाहरुख खान की फिल्म। 27वें दिन बेहद कम रहा जवान का कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से फिल्म काफ़ी कम कमाई कर रही है, लेकिन वीकेंड और मंडे को छुट्टी वाला दिन होने के चलते एक बार फिर जवान ने रफ्तार पकड़ी है। जवान ने वीकेंड पर 17.42 करोड़ रुपए कमा लिए और मंडे यानी कि रिलीज के 26वें दिन 6.85 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं अब जवान के 27वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 27वें दिन सिर्फ 3 करोड़ का ही बिजनेस करेगी और इसी के साथ जवान को टोटल कलेक्शन 614.67 करोड़ का मिला है। वहीं दोस्तों कॉमेडी फिल्म फुकरे 3 भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि फुकरे 3 की सक्सेस से जवान की कमाई घट गई है। मंडे को भी जहां जवान 3 करोड़ ही कमा सकी, वहीं फुकरे 3 ने 5 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
माइक्रोसॉफ्ट सीईओ का गूगल पर आरोप। सत्या नडेला बोले, सर्च इंजन मार्केट में मोनोपोली के लिए गूगल ने एप्पल को अरबों रुपए दिए। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोमवार को यूएस कोर्ट में गूगल सर्च के डोमिनेंस को लेकर निराशा जताई। गूगल एंटी ट्रस्ट केस की सुनवाई के दौरान नडेला ने कहा कि गूगल के डोमिनेंस की वजह से सर्च इंजन मार्केट में दूसरी कंपनियों के लिए उभरना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, नडेला ने गूगल की बिजनेस प्रैक्टिसेस पर भी निशाना साधा। वाशिंगटन डीसी के कोर्टरूम में सत्या नडेला ने यह आरोप भी लगाया कि अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए गूगल ने एप्पल और अन्य कई कंपनियों को इनलीगली अरबों रुपए का पेमेंट किया। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग 2009 से गूगल के खिलाफ सर्च इंजन मार्केट में हिस्सेदारी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट के विज्ञापन को लेकर ट्रेडर्स हुए बिग बी से नाराज, कार्रवाई की मांग करते हुए सीसीपीए के पास दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन त्योहारी सीजन के मद्देनजर ऑनलाइन रिटेल पोर्टल फ्लिपकार्ट के लिए किए गए एक विज्ञापन को लेकर विवादों में फंस गए हैं और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उनके इस विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT इस विज्ञापन को लेकर बिग बी और फ्लिपकार्ट की कड़ी आलोचना करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अध्यक्ष निधि खरे के पास शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने फ्लिपकार्ट के इस विज्ञापन को लेकर अमिताभ बच्चन की आलोचना करते हुए कहा कि यह विज्ञापन बेहद ही भ्रामक है। केट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के तहत बिग बी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने CCPA में दायर शिकायत में कहा कि धारा 2 के तहत फ्लिपकार्ट ने अमिताभ बच्चन के माध्यम से मोबाइल कीमत के बारे में जनता को गुमराह किया। उन्होंने बताया कि विज्ञापन में कहा गया है कि जिस कीमत पर फ्लिपकार्ट मोबाइल दे सकता है उस कीमत पर ऑफलाइन स्टोर के व्यापारी नहीं दे सकते। उन्होंने इसे देश के व्यापारियों का बड़ा अपमान बताते हुए कहा कि ये सरकार के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्यादा देर तक फोन चलाना छीन सकता है आंखों की रोशनी, बना सकता है अंधा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी दिन भर अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यह आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मोबाइल फोन के एडिक्शन और उससे दूरी बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी समस्याएं काफी गंभीर हैं। ज्यादा फोन चलाने से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फोन की स्क्रीन के संपर्क में ज्यादा रहना खतरों से भरा हुआ है। बच्चों में इसकी वजह से ग्लूकोमा की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन चलाने से आपकी आंखों की रोशनी पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। इसकी वजह से ड्राई आइज की समस्या हो सकती है। आपकी यह आदत ग्लूकोमा के खतरे को भी बढ़ा सकता है, जो अंधेपन का कारण भी बन सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स आंखों के लिए खतरनाक होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मार्टफोन की आभासी दुनिया दिमाग को विचलित कर सकती है। यह दिमाग पर बुरा असर छोड़ सकती है। यह भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। ऐसे बच्चे जो ज़्यादा देर तक मोबाइल पर समय बिताते हैं उनका फोकस पढ़ाई पर सही तरीके से नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू बनेंगे भारत के लिए नया सिरदर्द, जीत के साथ ही उगलने लगे जहर। जी हां दोस्तों, मालदीव में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही मुइज़्ज़ू ने संकेत दे दिए हैं कि वह चीन की बोली बोलेंगे, साथ ही भारत की सिरदर्दी बढ़ाएंगे। दरअसल दोस्तों, मुइज़्ज़ू ने मालदीव से भारतीय सेना को हटाने की बात दोहराई है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि वह अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से मालदीव की धरती से विदेशी सैनिकों को हटाने के प्रयास शुरू करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुइज़्ज़ू ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को शिकस्त दी है। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद सोलिह को भारत समर्थक के रूप में देखा जाता था। सोलिह की सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। हालांकि अब मुइज़्ज़ू के चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि भारत को झटके मिलेंगे। मुइज़्ज़ू कितने बड़े भारत विरोधी हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के दौरान मोहम्मद मुइज़्ज़ू और उनकी पार्टी ने मोहम्मद सोलिह को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया आउट कैंपेन का नारा दिया था। मुइज़्ज़ू ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान कई बार सोलिह सरकार पर आरोप लगाया कि इस दौरान भारत ने मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जातीय सर्वे से पीएम मोदी की उड़ी नींद, इसलिए न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई, बोले पवन खेड़ा। ईडी के एक्शन को बताया पुराना हथियार। जी हां दोस्तों, बिहार में सोमवार को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया माध्यम एक्स पर लिखा कि कल जब से बिहार के जातिगत गणना के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, तब से पूरे देश में जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि जब पाठ्यक्रम के बाहर का
कोई सवाल खड़ा हो जाता है तो पीएम मोदी के पाठ्यक्रम का एक देखा भला अस्त्र बाहर ले आया जाता है और वो मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का अस्त्र है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से ही न्यूज क्लिक के योगदानकर्ता पत्रकारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मंगलवार को मीडिया आउटलेट न्यूज क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई को लेकर पत्रकारों ने रोष व्यक्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन का डंप डेटा यानी कि किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से किसी दूसरे उपकरण में हस्तांतरित किया गया डेटा बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ पत्रकारों को लोधी रोड स्पेशल सेल लाया गया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची, मेरा लैपटॉप और फोन ले लिया। एक अन्य पत्रकार भाषा सिंह ने भी एक्स पर लिखा, मेरे फोन से आखिरी ट्वीट, दिल्ली पुलिस मेरा फोन जब्त कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच का हवाला देते हुए हाल ही में दावा किया था कि न्यूज क्लिक के धन के लेन देन की जांच से भारत विरोधी एजेंडे का पता चलता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में सरकार, पुलिस ने गिरफ्तार किए 800 से अधिक लोग। जी हां दोस्तों, असम में बाल विवाह के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एक्शन के मोड में है। राज्य के सीएम ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असम पुलिस का इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी है। हमने आज सुबह अभियान चलाकर 800 से अधिक लोगों को। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें